वेलकम टू बायो क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। ये वीडियो बनाया गया है 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, जो फर्स्ट वीडियो है 10th क्लास के स्टूडेंट्स का, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर का है लाइफ प्रोसेसेस से बोर्ड्स एग्ज़ाम में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एक लंबा चैप्टर है, इसलिए इसके आपके 3 या 4 वीडियोज़ मुझे बनाने पड़ेंगे। ये इस चैप्टर का लाइफ प्रोसेसेस का पहला वीडियो है, ठीक है। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने क्लासमेट्स में इसको शेयर कर लीजिए, उनको भी बता दीजिए, ताकि आप इसकी मदद आप अपनी पढ़ाई में कर सकें। बाकी दूसरे सेक्शंस के जो बच्चे हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। लाइफ प्रोसेसेस नाम से ही पता चल रहा है, वो प्रोसेसेस जो लिविंग बीइंग्स में होते हैं उनको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन प्रोसेसेस विच आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में क्या क्या आ जाएगा? डिफरेंट प्रोसेसेस जो आपको पता भी होगा। न्यूट्रिशन है, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है? ब्लड वेसल से होता है। रेस्पिरेशन में गैसेस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। एक्सक्रीशन वेस्ट प्रोडक्ट का बाहर निकलना, दैट इज़ नोन एज एक्सक्रीशन। रिप्रोडक्शन अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स बनाना, दैट इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। मेटाबॉलिज्म में दोनों टर्म हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मीन्स बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना, उसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म छोटे मॉलिक्यूल्स का बड़े मॉलिक्यूल्स में टूटना, उसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में दोनों टर्म आ जाते हैं। तो एक एक करके हम लाइफ प्रोसेसेस के जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं उनसे शुरू करेंगे। पहला जो आपके बुक चैप्टर में दिया हुआ है, दैट इज़ न्यूट्रिशन। का क्या मतलब है? न्यूट्रिशन मतलब कि ऑर्गेनिजम्स का फूड लेना, बॉडी में उसको यूटिलाइज करना। उस फूड को बॉडी यूटिलाइज किस लिए करती है? बॉडी यूटिलाइज करती है बॉडी की ग्रोथ के लिए, डैमेज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी के रिपेयर के लिए और एनर्जी के लिए। जब तक एनर्जी हमें नहीं मिलेगी तब तक हमारे लाइफ प्रोसेसेस में बाकी प्रोसेसेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एनर्जी सेल की फंक्शनिंग के लिए, हर सेल की फंक्शनिंग के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। तो ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी? हमें फूड से मिलेगी। सेल्स, बहुत सारी सेल्स हमेशा लाइफ लॉन्ग अलाइव नहीं रहती हैं, टाइम टू टाइम वो डाई होती हैं, तो न्यू सेल्स उसकी जगह लेती हैं। इन सेल्स को बनाने के लिए भी फूड की ज़रूरत है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मीन्स कि जब खाना खुद बनाया जाए, दैट इज़ नोन एज ऑटोट्रॉफिक। दैट मतलब खाना खुद बनाने का क्या मतलब है? कुकिंग नहीं, खाना खुद बनाने का मतलब है कि प्लांट्स जैसे हैं वो सोलर एनर्जी को यूज़ करके उसको चेंज करते हैं केमिकल एनर्जी में, दैट इज़ नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अगर हम डिपेंडेंट हैं, जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज हेट्रोट्रॉफिक। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी है सोलर एनर्जी, और सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए ज़रूरी है क्लोरोफिल। तो पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब समझें। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 2 टर्म से मिलकर बना है, ऑटो और ट्रॉफस। ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफस मीन्स न्यूरिशमेंट। जो सेल्फ न्यूरिशमेंट करते हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हैं, एल्गीज हैं, ब्रू ग्रीन बैक्टीरिया जिनको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, ये सारे हैं ऑटोट्रॉफिक। अब इन ऑटोट्रॉफिक में किस प्रोसेस से ये अपना फूड बनाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन या टू कंस्ट्रक्ट। तो लाइट की प्रेजेंस में कुछ कंस्ट्रक्शन करना, दैट इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल क्या यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है।
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करते हैं और बनाते हैं C6H12O6। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो 6CO2 प्लस 6H2O फॉर्म C6H12O6 प्लस 6O2। ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है। किसकी प्रेजेंस में होता है? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है। यहाँ पर एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है। कौन सी एनर्जी? सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। क्लोरोफिल का क्या काम है? क्लोरोफिल सन एनर्जी को ट्रैप करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं फोटोसिंथेसिस के रेट के लिए? फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट और टेम्परेचर। कार्बन डाइऑक्साइड पहले हम देखें। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज एटमॉस्फेयर में 0.03% होता है, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 0.03 से थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाए, 0.05 तक भी पहुंच जाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ती जाती है। लेकिन अगर इसके बियॉन्ड हो जाता है, 0.05% के बियॉन्ड कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हो जाए, तो फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट होती है फोटोसिंथेसिस रेट। वाटर कंसंट्रेशन पे कैसे होती है? स्ट्रोमेटाज जो पोर्स लीव्स में प्रेजेंट होते हैं जिससे गैसेस एक्सचेंज होता है, ये स्ट्रोमेटाज के पोर्स जिन सेल से घिरे होते हैं उनको कहते हैं गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स पोर साइज को छोटा बड़ा करती हैं या उसे ओपन और क्लोज करती हैं। ये ओपन और क्लोज जब करती हैं जब गार्ड सेल्स वाटर एब्जॉर्ब करती हैं। जब ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो ये गार्ड सेल्स मोटी हो जाती हैं और स्ट्रोमेटा खुल जाता है। ठीक है, पोर ओपन हो जाता है। लेकिन जब इसमें वाटर की कमी हो जाती है तो स्ट्रोमेटा बंद हो जाते हैं। ठीक है, वाटर की कमी होगी तो बाहर वाटर नहीं निकालना चाहेगा प्लांट और स्ट्रोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो वाटर भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फोटोसिंथेसिस रेट को डिटरमाइन करने के लिए। लाइट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। डार्क में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइट हो तो ये एंजाइम्स को डिग्रेड कर देते हैं। ये लाइट एंजाइम्स को डिग्रेड कर देती है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हैम्पर होती है। टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर पे फोटोसिंथेटिक रेट मैक्सिमम होती है। 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में फोटोसिंथेसिस की रेट मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर इससे नीचे या अगर इसके ऊपर 35 के ऊपर जाते हैं तो फोटोसिंथेसिस की रेट धीमे धीमे कम हो जाती है। अगर हम इवेंट्स देखें फोटोसिंथेसिस में, स्टेप्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले क्या होता है? लाइट एनर्जी ट्रैप होती है। लाइट एनर्जी ट्रैप किससे होती है? क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट में। ये लाइट एनर्जी यहाँ पर केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, इलेक्ट्रॉन्स बनाती है। फिर उसकी वजह से वाटर की स्प्लिटिंग होती है, वाटर टूटता है। H2O टूट के H आयन और OH आयन बनाता है। H आयन जा करके ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और बनाता है ग्लूकोज, और OH से फिर वाटर और ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो इक्वेशन आपका दिख रहा है C6CO2 प्लस 6H2O गिव C6H12O6 प्लस 6O2, इसकी जगह पे एक्चुअल में होता क्या है? 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, तो प्रोडक्ट में 6H2O होता है और रिएक्टेंट में 12H2O होता है, लेकिन उसको हम सिंप्लीफाई वे में लिख देते हैं 6H2O। ठीक है, तो वाटर बनता भी है, मतलब 6H2O बनता भी है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन वे में हम उसको लिख देते हैं, उसको हटा देते हैं और इधर हम 6 लिख देते हैं। तो CO2 ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करके क्या बनाया? ग्लूकोज बना लिया। और कार्बन डाइऑक्साइड ये रिड्यूस हुआ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में रिड्यूस हुआ और ऑक्सीजन गैस निकली। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज
गैसेस एक्सचेंज में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है स्टोमेटा से और ऑक्सीजन बाहर जाती है, तो बाई प्रोडक्ट इसमें क्या बनता है, ऑक्सीजन। रॉ मटेरियल्स इसको कहाँ से मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिलती है, एयर से मिलती है। एक्वेटिक प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो पानी में घुली होती है, वाटर में जो डिज़ोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो एक्वेटिक प्लांट्स यूज़ करते हैं। वाटर और मिनरल्स सॉइल से मिलता है, मिनरल्स की कोई ज़रूरत नहीं है फोटोसिंथेसिस में। वाटर जो है वो लैंड प्लांट्स में सॉइल से मिलता है और एक्वेटिक प्लांट में तो उसी में रहेगा। ठीक, अगर इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम देखें तो बीच में ग्रीन लीफ दिखाई दे रही है जिसमें क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगी लाइट को, एब्जॉर्ब करेगी वाटर को, कहाँ से, रूट से। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगी स्टोमेटा से। ठीक है, ये तीन चीज़ एंटर करने वाली हो गई। बाहर निकलने वाला क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। और प्लांट के अंदर बना क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ, स्टार्च में। ठीक है, तो ग्लूकोज प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, लेकिन ये ग्लूकोज, बहुत सा ग्लूकोज सेल यूज़ कर लेती हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ग्लूकोज, तुरंत जितना ग्लूकोज बनता है वो सारा प्लांट यूज़ नहीं करता है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज प्लांट स्टार्च के फॉर्म में बॉडी में स्टोर कर लेता है। ठीक है, लीव्स में स्टोर कर लेता है। अगर हम स्टार्च टेस्ट करें, स्टार्च टेस्ट आगे हम पढ़ेंगे, स्टार्च टेस्ट करें, उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालें, अगर जिस भी चीज़ में स्टार्च होगा अगर उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालें तो वो ब्लू ब्लैक कलर देता है। जैसे आलू है, आलू स्टार्च है, अगर काट के उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालिए ब्लू ब्लैक कलर देगा। ठीक है, तो जिस भी चीज़ में स्टार्च होता है वो ब्लू ब्लैक कलर देता है। इसी तरह लीव्स में जो स्टोर्ड स्टार्च है तो वो ब्लू ब्लैक कलर शो करती हैं। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है, जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। क्लोरोफिल, अगर सेल का स्ट्रक्चर देखिए फर्स्ट फिगर, उसमें एक ऑर्गेनेल दिया हुआ है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर इसका हम इनलार्ज्ड फिगर देखें क्लोरोप्लास्ट का, तो क्लोरोप्लास्ट में देखिए सबसे बाहर क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। ठीक है, उसके अंदर बीच में जहाँ येलो दिखाई दे रहा है आपको, वो कैविटी होती है। यहाँ पर स्टैक्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं सिक्के की तरह से, ये स्टैक्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये स्ट्रक्चर्स पूरे स्टैक को क्या कहते हैं, पूरे स्टैक को कहते हैं ग्रेनम। और एक एक कॉइन को मान लीजिए उसको हम कहते हैं थाइलाकॉइड। तो थाइलाकॉइड एक के ऊपर पाइलअप होकर के बनाते हैं एक स्टैक, पूरा ग्रेनम कहलाता है। ये ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से कनेक्टेड होते हैं लैमिनी से। क्लोरोफिल इन्हीं थाइलाकॉइड्स के अंदर कैविटी होती है जिसमें पाया जाता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल की एक्चुअल पोजीशन क्या है, क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड के अंदर होते हैं ये। ठीक है, तो ये होता है क्लोरोफिल करता है। स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या है, पोर्स हैं जो लीफ सरफेस पे पाए जाते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं। इसके अलावा वाटर वेपर, जो ट्रांसपिरेशन में वाटर वेपर बाहर निकलता है प्लांट से, वो भी स्टोमेटा से बाहर निकलता है। ट्रांसपिरेशन में मैक्सिमम वाटर जो है वो, अगर 100% वाटर प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है तो 97% प्लांट ट्रांसपिरेट कर देता है, इवेपोरेट कर देता है, और 3% ही प्लांट यूज़ करता है। ठीक है, वाटर के वजह से ही स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। पहला पिक्चर देखिए, उसमें देखिए वाटर अंदर आ रहा है। जब वाटर अंदर आता है तो ये गार्ड सेल्स, ग्रीन वाली सेल्स, गार्ड सेल्स, ये फूल जाती हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। और जब वहाँ से वाटर निकल जाता है बगल की सेल्स में, एपिडर्मल सेल्स में जब निकल जाता है तो ये गार्ड सेल्स ढीली हो जाती हैं, फ्लैसिड हो जाती हैं और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो ये गार्ड सेल्स रेगुलेट करती हैं गैसियस एक्सचेंज।
अब ये एक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, जो इस चैप्टर की सारी एक्टिविटीज़ इम्पॉर्टेंट है। ये एक्टिविटी 2020 के बोर्ड्स एग्ज़ाम में पूछी भी गई है और बहुत सारे बच्चों ने इसे गलत भी किया था, क्योंकि एक्टिविटी पे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसमें क्या करना है, एक पॉट लेना है जिसमें कि उसमें जो प्लांट हो वो वेराइगेटेड लीव्स हों। वेराइगेटेड लीव्स मतलब कि वो लीव्स जिसमें पैचेस हों, जैसे बहुत सी लीव्स आप देखे होंगे जिसमें कि कुछ पोर्शन ग्रीन होता है, कुछ पोर्शन येलो होता है। इस तरह की लीव्स, जहाँ येलो होता है मतलब कि वहाँ क्लोरोफिल नहीं है, जो ग्रीन पोर्शन है वहाँ पे क्लोरोफिल है। तो एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जैसे क्रोटन, इसमें इस टाइप की लीव्स पाई जाती हैं, इसमें येलो येलो पैचेस होते हैं। ऐसे प्लांट को पॉट में लगा करके उसे 3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख देना है, ठीक है। फिर निकाल करके उसको 6 घंटे के लिए बाहर धूप में रखना है, जिससे कि उसमें क्लोरोफिल के प्रेजेंस में उसमें ग्लूकोज और फर्दर स्टार्च का फॉर्मेशन हो जाए। अब उसकी एक पत्ती को तोड़ते हैं, एक पत्ती को तोड़ करके और उसी शेप का पेपर पे, वाइट पेपर पे ड्रॉ कर लेंगे, उस पत्ती के शेप का ही वाइट पेपर पे ड्रॉ कर लेंगे। और जहाँ पर ग्रीन पोर्शन था ग्रीन पोर्शन मार्क कर देंगे पेपर पे, जहाँ पे येलो पोर्शन था येलो पोर्शन मार्क कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब इस पत्ती को लेंगे, वाटर में बॉयल करेंगे, वाटर में डाल के उसको बॉयल कर दिया, लीफ सॉफ्ट हो गई। अब इस लीफ को आपने डाला अल्कोहल में और उसको बॉयल कर दिया। जब अल्कोहल में बॉयल करते हैं तो क्लोरोफिल निकल जाता है, सारा अल्कोहल में आ जाता है, अल्कोहल ग्रीन कलर का हो जाएगा और लीफ ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। अब इसको बाहर, इस लीफ को बाहर निकाल के वाटर से वॉश कर लेते हैं और इस पूरी पत्ती के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाल देते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन डालने से कुछ पोर्शन में ब्लू कलर दिखाई देगा और कुछ पोर्शन में ब्लू कलर नहीं दिखाई देगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। अब इसको आप मैच करिए जो पेपर में आपने ड्रॉ किया था। आप देखेंगे जहाँ पर ग्रीन पोर्शन था केवल वही रीजन ब्लू हुआ है, बाकी रीजन्स जो येलो पोर्शन थे लीफ के वो ब्लू नहीं हुए हैं। मतलब ग्रीन रीजन जहाँ पे क्लोरोफिल था वहाँ पे ही स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ था, येलो रीजन में स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है ये शो करने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसमें आप 2 प्लांट्स लेंगे, एक ही साइज़ के, एक ही तरह के प्लांट्स, 2 प्लांट्स ले लीजिए, उसको डार्क रूम में 3 दिन के लिए रख दीजिए। डार्क रूम में इसलिए रखते हैं कि जो भी पहले से उसमें स्टार्च बना हुआ है वो यूटिलाइज हो जाए और नया स्टार्च बने जिसको हम टेस्ट करें, ठीक है। तो इसको डार्क रूम में रख देते हैं। फिर क्या करते हैं कि उसको नीचे एक ग्लास प्लेट पे दोनों पॉट्स को रख देते हैं। एक ग्लास प्लेट पे पॉट ए को रख दिया, एक ग्लास प्लेट पे पॉट बी को रख दिया और ऊपर से उसको बेल जार से कवर कर देते हैं दोनों को। पहले वाले में एक पेट्री प्लेट में, वॉच ग्लास में आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख देते हैं और दूसरे वाले में नहीं रखते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टी होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो बेलजार के अंदर जितनी पहले, इसके पहले आप क्या करेंगे, रख देंगे, उसके पहले बाद बेलजार और नीचे जो ग्लास प्लेट है उसको वैसलीन से सील कर देंगे, जिससे कि अंदर की हवा बाहर ना जा सके, बाहर की हवा अंदर ना आ सके, दोनों पॉट्स में। अब फर्स्ट पॉट में KOH रखा है, दूसरे में नहीं रखा है। KOH क्या करेगा, बेलजार के अंदर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड पॉट ए को अवेलेबल नहीं होगी। पॉट बी में KOH नहीं रखा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बेलजार के अंदर है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट बी को अवेलेबल होगी। अब दोनों प्लांट्स में से 6 घंटे इसको धूप में रख दिया, दोनों प्लांट्स में से एक एक लीफ प्लग करेंगे और स्टार्च टेस्ट करेंगे। प्लांट ए से भी और प्लांट बी के लीफ से भी स्टार्च टेस्ट करेंगे। स्टार्च टेस्ट उसी तरह करेंगे, वाटर में बॉईल करेंगे, अल्कोहल में बॉईल करेंगे, फिर वॉश करके उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। आप देखेंगे पाया जाएगा ये कि फर्स्ट वाले में
स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आता है, मतलब ब्लू ब्लैक कलर शो नहीं होता है, जबकि दूसरे वाले में स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले में कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं थी, जिसके वजह से स्टार्च नहीं बन पाया, और दूसरे वाले पॉट में कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल थी, जिससे कि स्टार्च बन पाया और वो पॉजिटिव टेस्ट देगी। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से ये उसके लिए ज़रूरी है। तो ये हो गई थी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात। अब हम कहेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। होलोजोइक का मतलब है कि जब एनिमल सॉलिड फूड को पूरा ले लेता है बॉडी में और फिर उसको ब्रेक डाउन करता है बॉडी के अंदर, इस टाइप के न्यूट्रिशन को कहते हैं होलोजोइक। जैसे कि हम लोग जैसे पूरा खाना खाते हैं और बॉडी के अंदर वो डाइजेस्ट होता है, ये कैसा न्यूट्रिशन है? होलोजोइक। अमीबा में भी इसी टाइप का न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक। ये पूरा जो फूड होता है उसको इनगल्फ कर लेता है और उसके बॉडी के अंदर जब आ जाता है तो वो उसको डाइजेस्ट करता है, दैट इज़ नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिजम्स जो डेड और डिकेइंग प्लांट या एनिमल्स पे फीड करते हैं उन्हें कहते हैं सैप्रोफिटिक। जैसे फिगर में देखिए मशरूम बना है, मशरूम कैसा है? सैप्रोफिटिक। जहाँ पे ये उगा है इसके नीचे जो इस प्लांट जो फंजाई है या मशरूम है, इसके जो बेस होता है उसमें से जड़ की तरह से स्ट्रक्चर्स निकली होती हैं। एक्चुअल रूट नहीं होती है लेकिन रूट की तरह की स्ट्रक्चर होती हैं, जिसे हम कहते हैं राइजोइड्स। ये राइजोइड्स एंजाइम सिक्रीट करती हैं। ठीक है, कि रूट पोर्शन जो राइजोइड पोर्शन है वो एंजाइम सिक्रीट करती है, और ये एंजाइम्स डेड और डिकेइंग एनिमल को डाइजेस्ट करती हैं, उसको स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ देती हैं। फिर जब ये स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाती है तो ये राइजोइड्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इन स्मॉल पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसकी अपनी बॉडी में ले लेते हैं, इसको यूज़ करते हैं। इस तरह के न्यूट्रिशन को कहते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो पूरी तरह से डिपेंडेंट हो दूसरे के ऊपर और अपना न्यूट्रिशन उससे डिराइव करे, जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं होस्ट। उनसे चिपके रहते हैं, या तो बॉडी के ऊपर होते हैं या तो बॉडी के अंदर होते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी के ऊपर पाए जाने वाले पैरासाइट्स जैसे टिक्स, माइट्स, मॉस्किटोज़, ये क्या है? पैरासाइट्स हैं। बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जैसे कि टेपवर्म है, एस्कैरिस है, लिवर फ्लूक है, ये सारे क्या हैं? एंडोपैरासाइट्स हैं, बॉडी के अंदर पाए जाने वाले पैरासाइट्स हैं। ऊपर पाए जाने वाले पैरासाइट्स को कहते हैं एक्टोपैरासाइट्स, अंदर पाए जाने वाले पैरासाइट्स को कहते हैं एंडोपैरासाइट्स। प्लांट में भी बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं, जैसे कि एक फिगर में आपको दिया हुआ है कसकटा प्लांट। कसकटा प्लांट जो बेल की तरह की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है फिगर में, प्लांट के ऊपर पूरी लिपटी हुई, ये क्या है? कसकटा। ये जो बगल में जो भी प्लांट होता है उसके ऊपर ये पूरे अपने आप को लपेट लेता है और इसमें से निडल लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं जो प्लांट के अंदर घुस जाते हैं और उससे वो न्यूट्रिशन सक करते हैं। ठीक है, तो ये 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, एक और पैरासिटिक। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में अगर हम स्टेप्स देखें तो पहला स्टेप है इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन क्या होता है? फूड का लेना, अंदर लेना माउथ में, दैट इज़ इंजेशन। ठीक है, इंजेशन के बाद डाइजेशन होगा, फूड अंदर गया, उसके बाद डाइजेशन स्टार्ट होता है, उसको छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना जो कि बॉडी में यूज़ हो सके, उसको क्या कहते हैं? डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन, जब छोटे पार्टिकल्स में फूड ब्रेक हो गया तो वो फिर ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब किया जाएगा, जिसे क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन, जिससे कि वो सारे सेल्स में पहुंच जाए, सारे सेल्स उस फूड को यूटिलाइज कर सकें, उसे एनर्जी डिराइव कर सकें। एसिमिलेशन, जब सेल्स में पहुंच जाते हैं ये फूड तो क्या करता है? ये साइटोप्लाज्म फॉर्मेशन में पार्ट लेता है, क्योंकि बहुत सारी सेल्स हर समय बनती बिगड़ती रहती हैं, टूटती हैं, डाई होती हैं, उसकी जगह नई सेल्स आती हैं जिसे हम रिपेयरिंग कहते हैं। तो इन सेल्स में साइटोप्लाज्म के बनाने के लिए इस फूड की ज़रूरत होती है, जिसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। ईजेशन, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, दैट इज़ नोन एज ईजेशन, न्यूट्रिशन में होते हैं।
अमीबा में देखिए, अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है। अमीबा यूनिसेलुलर एनिमल है, वाटर में रहता है। फर्स्ट फिगर में हम देखते हैं, जब फूड पार्टिकल इसके करीब आता है तो अमीबा से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं, जिसको कहते हैं स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया दोनों साइड से फूड के चारों ओर घेर लेते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना लेते हैं और इस तरह से फूड बॉडी के अंदर आ जाता है, फूड वैक्यूल में आ जाता है। फिर बॉडी के उसके सेल के अंदर एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं और अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर छोड़ दिया जाता है, जिसे कहते हैं ईजेशन। ठीक है, इस फिगर में जहाँ पे सेकंड फिगर में देखिए न्यूक्लियस, फूड पार्टिकल, स्यूडोपोडिया। यहाँ पर जहाँ ईजेशन लिखा हुआ है वहाँ पर इंजेशन होना चाहिए, फूड अंदर आ रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, इंजेशन। यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इसको कहेंगे इंजेशन। फिर डाइजेशन, एसिमिलेशन और उसके बाद लास्ट में जहाँ इंजेशन लिखा है वहाँ पर हो जाएगा ईजेशन। ठीक है, तो इस तरह का इंजेशन और ईजेशन होता है। अब जो पार्ट है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, जो पाइपलाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एलिमेंट्री कैनाल, और बहुत सारी ग्लैंड्स हैं जो कि एंजाइम सिक्रीट करती हैं जिसके वजह से डाइजेशन प्रॉपर होता है। एलिमेंट्री कैनाल शुरू कहाँ से होती है, एलिमेंट्री कैनाल शुरू होती है माउथ से और एंड होती है एनस पे। माउथ से के बाद जो पाइपलाइन नीचे जाती है उसे हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद फूड जाता है स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऑरेंज कलर से जो दिखाया गया है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम में और रेक्टम से एनस में। सबसे पहले माउथ में क्या होता है, माउथ में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, माउथ में सलाइवा आता है, सलाइवा जिन ग्लैंड से आता है उनको हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। ह्यूमन बीइंग में 3 पेयर्स सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। एक ग्लैंड कान के पास होती है, दोनों कान के पास 1 पेयर, ईयर के पास होती है, और 2 पेयर्स जो होती हैं वो जीभ के नीचे एक होती है और एक लोअर जॉ में होती है। ठीक है, दोनों साइड में। तो इस तरह से 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होती हैं जिससे सलाइवा निकलता है। उसके बाद सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं एमाइलेज, जिसके वजह से कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है शुगर में। फिर नेक्स्ट है ईसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं, यहाँ पर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। फूड पाइप के बाद या ईसोफेगस के बाद फूड स्टोमेटा में आता है। स्टोमेटा में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, केवल प्रोटीन का डाइजेशन होता है। स्टोमेटा के बाद फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए 2 ग्लैंड्स ओपन हो रही हैं, लिवर और पैंक्रियास। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी कौन सी है, लिवर। ठीक है, लिवर से बाइल जूस निकलता है, जो बाइल जूस निकल के जो ब्लू कलर की पाइपलाइन है, इसको देखिए ब्लू कलर वाली पाइपलाइन से ये गॉल ब्लैडर में आता है। तो बाइल सिक्रीट लिवर से होता है लेकिन स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है। गॉल ब्लैडर से ये बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा और पैंक्रियाज से जो रिलीज़ होगा पैंक्रियाटिक जूस, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। तो ये दोनों ग्लैंड्स जूसेस सिक्रीट करते हैं, जो डाइजेशन में मदद करती हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में केवल एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब होता है। फिर और स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों पर ब्लड वेसल्स होते हैं जो डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन की दीवारों पर जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो पार्ट अनडाइजेस्टेड रह जाता है वो टेम्परली स्टोर होता है रेक्टम में, और टाइम टू टाइम वो फिर एक्सपेल कर दिया जाता है थ्रू एनस। ठीक है, और ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन। सलाइवा में जो एंजाइम होता है उसको कहते हैं एमाइलेज एंजाइम।
ये एंजाइम स्टार्च को ब्रेक करता है शुगर में, ठीक है। तो इसको टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं कि 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में, दोनों टेस्ट ट्यूब में स्टार्च सॉल्यूशन डाल लेते हैं 1 ml, 1% स्टार्च सॉल्यूशन। 1% स्टार्च सॉल्यूशन मतलब स्टार्च ले लेंगे 1 ग्राम और उसको 100 ml वाटर में घोल देंगे। उसका 1 ml आपने ले लिया दोनों में, एक टेस्ट ट्यूब ए में भी और टेस्ट ट्यूब बी में भी। टेस्ट ट्यूब ए में थोड़ा सा सलाइवा डाल दिया जाता है और टेस्ट ट्यूब बी में सलाइवा नहीं डाला जाता है। टेस्ट ट्यूब ए में जब सलाइवा डालेंगे, मतलब सलाइवा में क्या है, एमाइलेज है, जब एमाइलेज डालेंगे तो उसमें जो स्टार्च है वो ब्रेक हो जाएगा शुगर में, और दूसरे में सलाइवा नहीं डाला है उसमें स्टार्च ब्रेक नहीं होगा। अब जब इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो फर्स्ट में स्टार्च ब्रेक हो गया तो वो ब्लू कलर नहीं देगा, और दूसरे में स्टार्च ब्रेक नहीं हुआ है क्योंकि उसमें सलाइवी एमाइलेज नहीं गया है तो वो ब्लू कलर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब एमाइलेज क्या कर रहा है, स्टार्च को शुगर में ब्रेक। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल में फर्स्ट पार्ट क्या आता है, माउथ। माउथ में ग्लैंड्स जो ओपन होती हैं दैट आर सलाइवरी ग्लैंड्स, कितने बताए हैं, 3 पेयर। इसमें सलाइवरी एमाइलेज होगा जो कन्वर्ट करेगा स्टार्च को शुगर में। स्टमक ईसोफेगस में कुछ भी नहीं होता है, ईसोफेगस में केवल खाना नीचे आता है स्टमक तक, माउथ से। स्टमक में जो ग्लैंड्स हैं उसकी दीवारों पे जो ग्लैंड्स होती हैं उसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जूस सिक्रीट करती हैं जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। इन गैस्ट्रिक जूसेस में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, HCl, म्यूकस और पेप्सिन। HCl का क्या क्या काम है ये भी कई बार पूछा जा चुका है। HCl का रोल क्या है कि जो खाने के साथ जो हार्मफुल बैक्टीरिया आ जाते हैं उनको ये HCl मार देता है, उनको किल कर देता है, और ये फूड के मीडियम को एसिडिक बना देता है। यहाँ पर अल्कलाइन लिखा है लेकिन इसको करेक्ट कर लीजिए, ये फूड के मीडियम को क्या बना देता है, HCl क्या है, एसिड है, तो ये फूड के मीडियम को एसिडिक बना देता है। पेप्सिन नेक्स्ट कंपोनेंट है गैस्ट्रिक जूस का जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस जो होता है वो स्टमक के इनर वॉल पे पूरा चिपका रहता है म्यूकस, जो स्टमक को बचाता है HCl से, ठीक है। अगर हम इतने एंजाइम्स यहाँ निकल रहे हैं तो स्टमक की वॉल भी डाइजेस्ट हो जानी चाहिए, लेकिन स्टमक खुद डाइजेस्ट क्यों नहीं होता है, इसलिए नहीं डाइजेस्ट होता है क्योंकि म्यूकस की लेयर स्टमक को अंदर से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, जिससे कि वो करोड़ खुद ना हो HCl से। फिर उसके बाद खाना कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 ग्लैंड्स ओपन होती हैं, लिवर और पैंक्रियास। लिवर से सिक्रीट होता है बाइल जूस, ये बाइल जूस लिवर से सिक्रीट होता है लेकिन ये स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर में। टाइम टू टाइम बाइल जूस गॉल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। इस बाइल जूस का रोल क्या है, बाइल जूस जो है वो मीडियम को, जो फूड का मीडियम स्टमक में एसिडिक था वो फूड का मीडियम अब क्या हो जाएगा, एल्कलाइन। यहाँ पे मिस्टेक से प्रिंट हो गया है एसिडिक, यहाँ पे एल्कलाइन कर लीजिएगा, ये हो जाता है एल्कलाइन। बाइल कैसा होता है, एल्कलाइन, तो ये फूड के मीडियम को क्या बना देगा, एल्कलाइन, ठीक है। और बाइल जूस क्या करते हैं, बाइल जूस करते हैं इमल्सिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन मतलब कि लार्ज मॉलिक्यूल और फैट को ये छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने को क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, इसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन। जब ये स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में टूट जाते हैं तब ये आसानी से डाइजेस्ट हो सकते हैं। तो फैट के डाइजेशन के लिए इमल्सिफिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड ग्लैंड जो ओपन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कौन सी है, पैंक्रियास। पैंक्रियास से जो जूस निकलता है वो होता है पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अमाइलेज एक सलाइवा में भी प्रेजेंट है और एक पैंक्रियाटिक जूस में भी प्रेजेंट है। ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ब्रेक कर देगा।
स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली लास्ट में किस में टूटता है? वो टूटता है ग्लूकोज में। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन को, छोटे कंपोनेंट, सबसे छोटा कंपोनेंट प्रोटीन का क्या होता है? अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड में तोड़ देता है। लाइपेज, लाइपेज क्या करता है? जो इमल्सिफाइड फैट है, जो इमल्सिफिकेशन हुआ था बाइल जूस से, उन छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ फैट को उनको वो तोड़ देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस से कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। और पैंक्रियाटिक जूस ये तीनों कंपोनेंट्स का डाइजेशन कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन कर रहा है, प्रोटीन का भी डाइजेशन कर रहा है और फैट का भी डाइजेशन कर रहा है। जबकि स्टमक में केवल प्रोटीन का डाइजेशन होता है और माउथ में केवल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। इसके बाद फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की पहले स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं, अब ये फूड पूरा डाइजेस्ट हो गया, ये डाइजेस्टेड फूड क्या? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड वेसल्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से। अब फूड गया लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं एक्स्ट्रा वाटर को। उसके बाद अब क्या रह गया? अनडाइजेस्टेड फूड केवल रह गया। ये अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम में हो जाता है, जहाँ पर ये टेम्परेली स्टोर्ड होता है, फिर एनएस के थ्रू इसका ईजेशन हो जाता है। अच्छे से, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये वही चीज़ लिखी हुई है, इसको आप एक बार रीड कर लीजिए। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, थर्ड पॉइंट देखिए, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी पूछा गया है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब क्या होता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जब फूड माउथ से होकर के नीचे ईसोफेगस में आता है, ईसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये फूड का मूवमेंट हो रहा है। जब ये फूड का मूवमेंट होता है तो रेगुलर उसकी वॉल्स, जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल्स हैं, वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं, जिससे कि फूड नीचे आ सके। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे नहीं आता है फूड। फूड नीचे किसके वजह से आता है? फूड इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से आता है। अगर किसी वजह से ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट प्रॉपर नहीं होता है तो क्या होती है? वॉमिटिंग होती है। ठीक है, फिर है डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज, टूथ डिके। ये क्यों होता है? जब अगर हम प्रॉपरली ब्रश नहीं करते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग में ब्रश नहीं करते, तो डेंटल कैरीज होती हैं। ये किसकी वजह से होती हैं? मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट होता है, जब हम खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट उसमें रहता है। आप राइस खाएं या चपाती खाएं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, या फिर अगर टॉफ़ी खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो अगर वो खाते हैं तो वो कुछ हमारे दांतों में चिपका रह जाता है, उस पर बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं, क्योंकि ये उनका अच्छा फूड है, उनका अच्छे चाव का भोजन है उनके, तो उस पर बैक्टीरियाज ग्रो करेंगे। जब बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं तो ये शुगर को एसिड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और हमारा सलाइवा और अब ये बैक्टीरिया और फूड पार्टिकल, ये एक मिक्स करके, फूड पार्टिकल और बैक्टीरिया मिक्स होकर के एक ऊपर दांत के ऊपर कवरिंग बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं प्लाग। ठीक है, जब ये प्लाग फॉर्म हो जाता है तो सलाइवा दांत तक नहीं पहुंचता है, जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करे, और जब हम ब्रश करेंगे तो क्या होगा? ये साफ़ हो जाएगा और सलाइवा हमारे दांतों को पे पहुंचेगा, जिससे वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो जब ये प्लाग फॉर्म हो गया, अब क्या होगा? अब ये होगा कि कार्बोहाइड्रेट चेंज हो गया एसिड में। किसने चेंज किया? बैक्टीरिया ने चेंज किया। क्यों चेंज किया? क्योंकि उसको बहुत टाइम मिल गया, रात में हमने ब्रश नहीं किया तो बहुत टाइम मिल गया उसको ग्रो करने का, रात भर के लिए 6 से 8 घंटे उसको मिल गए ग्रो करने के लिए, सफिशिएंट है उसके लिए। डुप्लीकेशन टाइम बैक्टीरिया का 20 मिनट्स होता है, 20 मिनट्स में वो डबल हो जाते हैं, तो रात भर में तो उसको बहुत टाइम मिल गया उसको डबलिंग के लिए, बहुत सारे हो जाएंगे। तो उस वहाँ पे ग्रो किए तो वो एसिड फॉर्म होगा। एसिड फॉर्म होने के वजह से ये एसिड क्या करता है? जो ऊपर की लेयर है टीथ की, जिसको हम कहते हैं एनामेल, जो वाइट पोर्शन हमें दिखता है दांत का, उसको कहते हैं एनामेल। उस वाइट पोर्शन को ये एसिड डिके कर देता है।
ठीक है। उसके बाद ये एसिड वाइट पोर्शन के बाद जो नीचे वाली लेयर होती है, इसके अंदर लेयर होती है, उसको कहते हैं डेंटिन, उसको भी डिके करता है। डेंटिन डिके करने के बाद ये एसिड अंदर तक जा सकता है और वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स और नर्व सेल्स। ब्लड वेसल्स और नर्व सेल्स पे जब ये एसिड पहुँचता है तो आपको अनटॉलरेबल पेन होता है, ठीक है। तो जब ये कैविटी शुरू में दर्द नहीं करती, कैविटी फॉर्म होती है तो, लेकिन जब ये कैविटी गहरी हो जाती है, जब ये एसिड अंदर तक नर्व्स तक जाने लगता है तो आपको पेन होता है, ठीक है। तो इसको से बचने के लिए क्या करना है, इससे बचने से यही करना है कि रात में टॉफ़ी नहीं खानी है और हमें मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम ब्रश। लाइफ प्रोसेसेस में फर्स्ट पार्ट जो था न्यूट्रिशन, सेकेंड पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि है रेस्पिरेशन, ठीक है। और इस चैप्टर में आपके डायग्राम्स, जो एलिमेंट्री कैनाल वाला डायग्राम है बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको पढ़ लीजिएगा। एक्टिविटीज़ भी सारी इम्पॉर्टेंट है, ये चैप्टर खुद में बहुत इम्पॉर्टेंट है। साइड बाय साइड डायग्राम्स इसके प्लस एक ना कोई डायग्राम इससे ज़रूर पूछा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसको वीडियो को आप बार बार देखिए। आप एक बार दो बार देखेंगे आपका चैप्टर का ये पोर्शन, न्यूट्रिशन पोर्शन प्रिपेयर हो जाएगा। कुछ भी क्वेरीज हों तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जिन बच्चों के पास फ़ोन नंबर हैं फ़ोन करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा।